अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। पीपीएन चैनल के वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मस्जिद अक्सा को आबाद रखे फ़लस्तीनी कौम। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे जुमा के इज्तिमा से मस्जिद अक्सा के खतीब अल शेख अकरम सबरी का खिताब। गल्ब उर्दन, जिनैन समेत दिगर फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली फोर्स के साथ फ़लस्तीनी जंगजुओं की घमासान की जंग जारी। इसराइल ने कर लिया एतराफ़, हमास को नहीं किया जा सकता ख़त्म, मज़ाकरात के दिए इशारे। इसराइल और अमेरिका के दरमियान कड़वाहट की खबरें आखिरकार साबित हुई झूठी। इसराइल को अरबों डॉलर के बम और जंगी जहाज भेजने की बाइडन गवर्नमेंट ने दी थी मंजूरी। मरहूम मुख्तार अंसारी हजारों सोगवारों की मौजूदगी में हुए सुपुर्द खाक। आबाई कब्रिस्तान में हुई तदफीन। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट में हार्ट अटैक की मीडिया की जानिब से कही जा रही है बात। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने मीडिया के सामने लाई बीजेपी की वॉशिंग मशीन। बताया कि इस तरह रेप, मर्डर, करप्शन से दागदार लीडर बीजेपी में जाकर हो जाता है बेदाग। और आम आदमी पार्टी लीडर ने शराब घोटाले के मुलजिम श्रीनिवास रेड्डी की टीडीपी में शमूलियत पर उठाए सवाल। कहा, अब जिसकी गवाही से केजरीवाल को जेल में डाला उसके लिए वोट मांगेंगे मोदी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मस्जिद अक्सा के खतीब और मुमताज़ आलम दीन अल शेख अकरम सबरी ने कहा है कि जब तक निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ सियोनी रियासत की मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी और नस्ली ताज़ुब पर मुबनी पॉलिसी ख़त्म नहीं होगी, बैतुल मुक़द्दस में अमन कायम नहीं हो सकता। मस्जिद अक्सा में रमज़ानुल मुबारक के तीसरे जुमा के इज्तिमा से खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल की तमाम तर रुकावटों के बावजूद बैतुल मुक़द्दस, मग़रिब किनारे और शुमारी फ़लस्तीन के सन 1948 के इलाकों से भी बड़ी तादाद में शहरी नमाज जुमा की अदायगी के लिए क़िबला अव्वल पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी कौम तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मस्जिद अक्सा को आबाद रखे ताकि गाज़िब सियोनियों की नस्ल परस्ताना साजिशों और चालाकियों का मुकाबला किया जा सके। फ़लस्तीन के गल्ब उर्दन के इलाके जिनैन में इसराइली फ़ौज के साथ फ़लस्तीनी जवानों की मुसल्लह झड़प में एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद और 2 ज़ख्मी हो गए। जिनैन सूबे में वाक़े क़बातिया इलाके में आज सुबह इसराइली फ़ौज ने यलगार कर दी, जिसके बाद इस इलाके के नौजवानों के साथ मुसल्लह झड़प शुरू हो गई। बताया जाता है कि इसराइली फ़ौज ने इस इलाके के कुछ जवानों को गिरफ्तार करने के मकसद से घुसने की कोशिश की, ताहम गाज़िब इसराइली फ़ौजियों को फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और इस झड़प में मोतसिम नबील अबू आबिद नामी एक जवान शहीद और 2 दीगर ज़ख्मी हो गए। इसराइल के इंटेलिजेंस हुक्काम ने एतराफ़ किया है कि इसराइल के लिए हमास का खात्मा मुमकिन नहीं, क्योंकि अमेरिका ने हमारी हिमायत से हाथ खींच लिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल के इंटेलिजेंस हुक्काम ने एतराफ़ किया कि उनके लिए हमास का खात्मा मुमकिन नहीं है और इसकी वजह अमेरिका को उन्होंने करार देते हुए कहा कि अमेरिका ने इस मामले पर पीठ दिखा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस हुक्काम का कहना है कि गजा में कई माह से जारी तवील लड़ाई के बावजूद हम अपना हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे। ज़राए ने खबरदार किया है कि इसराइल को गजा पर चढ़ाई के बुनियादी मकसद में नाकामी का खदशा है, क्योंकि इंतहाई गैर इंसानी रवैये और जारहाना इक़दाम के बाद इसराइल की इस मामले पर आलमी हिमायत ख़त्म होती जा रही है। दुनिया को दिखाने की खातिर एक दूसरे से ताल्लुकात में कशीदगी पैदा करने वाले अमेरिका और इसराइल की पोल उस वक्त खुल गई जब अमेरिका ने इसराइल को अरबों डॉलर के बम और लड़ाका तैयारे भेजने की मंजूरी दी थी। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक बाइडन हुकूमत ने 2000 पाउंड वजनी बमों समेत दिगर हथियार इसराइल को भेजने की मंजूरी दी थी। इसराइल को अरबों डॉलर का गोला बारूद, हथियार और जंगी जहाज फराहम करने की मंजूरी खामोशी से दी गई है। मुआहदे के तहत अमेरिका इसराइल को 2000 पाउंड वजनी 1800 से ज़ायद बम और सैकड़ों पाउंड वजनी 500 बम फराहम करेगा।
इसराइल को जदीद तरीन जंगी जहाज भी अमेरिका की जानिब से दिए जाएंगे। यमन के मुख्तलिफ सूबों के अवाम ने फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम की हिमायत जारी रखते हुए एक बार फिर मिलियन मार्च किया है। अल-मयादीन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के दारुल हुकूमत सना के साथ ही इस मुल्क के 14 रियासतों के यमनी शहरियों ने गजा के मज़लूम बाशिंदों की हिमायत और अमेरिका व इसराइली हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरे किए। यमनी अवाम ने अपनी तारीखी रैली और मुजाहरे के अख्ताम पर एक बयान जारी किया जिसमें मिल्लत फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखने पर ताकीद की गई। यमन में सियोनियत मुखालिफ मिलियन मार्च के शुरा ने जोर देकर कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है इस पर खामोशी और गैर जिम्मेदाराना रवैया सियोनी हुकूमत के जराइम में शरीक होने की तरह है। रूस ने मुल्क में दहशतगर्दी की एक और बड़ी साजिश नाकाम बनाने का दावा किया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक रूसी हुक्काम ने रूस के इलाके इस्तावरोपोल में बम धमाके की साजिश नाकाम बनाने और 3 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। रूसी हुक्काम के मुताबिक मुश्तबा अफराद के घर पर छापा मारा गया। छापे के दौरान IED केमिकल और 1 किलोग्राम कीलें बरामद की गई। रूसी हुकाम का कहना है कि साजिश करने वालों का ताल्लुक सेंट्रल एशियन कंट्री से है। दूसरी जानिब मॉस्को के क्राकस सिटी हॉल में दहशतगर्दी करने वाले मुलजिमान ने मुबैना तौर पर दावा किया कि उन्हें यूक्रेन पहुंचने पर इनाम दिए जाने का वादा किया गया था, ताहम वो यूक्रेन पहुंच ना सके और यूक्रेन बॉर्डर की जानिब फरार होने के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए। साउथ अफ्रीका में बस खाई में गिरने के सबब 45 अफराद मारे गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट के बयान में कहा गया है कि हादसा पहाड़ी के इलाके मुमातला काला में पेश आया। पुलिस ने बताया कि तेज़ रफ्तार बस मोड़ काटते हुए ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत 45 अफराद हलाक हो गए। हालांकि मौजज़ाना तौर पर एक 8 साल की लड़की बच गई, जिसको जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मरहूम मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्द खाक कर दिया गया है। हज़ारों हामियों के मजमुए और सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मुख्तार अंसारी के जनाजे को कब्रिस्तान ले जाया गया। इस दौरान ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई। पुलिस के भारी सिक्योरिटी इंतजाम के साथ मुख्तार अंसारी को यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया। मुख्तार अंसारी की कब्र उनके वालिद सुबहानुल्लाह अंसारी के बाजू में है। इससे कबल मुख्तार अंसारी की नाश का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के एक पैनल ने बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में किया। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक मंजर आम पर नहीं आई है। ताहम शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंतहाई दिलचस्प तरीके से बीजेपी की वॉशिंग मशीन पॉलिसी को वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि जो कोई अपोजिशन लीडर दागदार हो जाता है तो उसे डराया धमकाया जाता है और फिर वो दागदार लीडर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चला जाता है और बेदाग हो जाता है। आज ये एक बड़ी रोचक प्रेस वार्ता है आपके सामने एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके विषय में हमारे साथी जयराम रमेश जी अक्सर चुटकी लेते हुए बात करते हैं कि साहब एक वॉशिंग मशीन में कोई गया और साफ हो गया। आज
वो बहुचर्चित वॉशिंग मशीन आपके सामने है। हमारे कपड़ों पर कभी सब्जी के, चाय के दाग लग जाते हैं, चाय बोलते ही थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन चलिए। तो कई बार महंगे से महंगा वॉशिंग पाउडर भी उस दाग को नहीं छुड़वा पाता, लेकिन अब मार्केट में एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है। यह है उस वॉशिंग पाउडर का नाम, मोदी वॉशिंग पाउडर। जिद्दी से जिद्दी दाग हो, चाय का दाग हो, सब्जी का दाग हो, किसी भ्रष्टाचार का, रेल घोटाले का, खेल घोटाले का, निर्माण घोटाले का, सिंचाई घोटाले का, कोयले घोटाले का, चिटफंड का, कोई दाग हो, ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये आपके सामने लाना आवश्यक था। देश जानना चाहता था, सब जानना चाहते हैं साहब ये कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई मार्केट में। और इसकी इस वॉशिंग मशीन में, अरे वो डालिए ना, ये वाली टी शर्ट जाती है पहले, देखिए इस पे जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं, अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं। अरुण जी इसके अंदर डालिए और देखिए क्या निकल कर आता है। वहां भी दिखाइए, अच्छी तरह दिखाइए, पढ़िए इस पे क्या लिखा है भाई, उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी, अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया। क्या बोल रहा है, बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। अब देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना, स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकलता है। आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। कोई बात नहीं, मेरा फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टी शर्ट इंपॉर्टेंट। देख लिया आपने? तो ये जादू आपको दिखाया। तो ये आपके सामने ये वॉशिंग मशीन का जो हमने किया, सिर्फ ये दर्शाने के लिए किया कि एक के बाद एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। आप लोगों की पत्रकारिता का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि आपकी पत्रकारिता ने इन आरोपों पर जमकर चर्चा की थी। इस देश की राजनीति का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस देश के सीएजी का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस देश की एजेंसीज का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब इस मजाक का अंत होना आवश्यक है, क्योंकि अब यह मजाक क्रूर हो गया। इट्स अ क्रूअल जोक नाउ। मतलब कोई इतनी बेशर्मी से कोई ऐसा कोई करे, कभी कभी इतिहास में इस देश ने नहीं देखा। तो दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन हम आपको बेच नहीं पाएंगे, ना आप खरीद पाएंगे, क्योंकि 8,552 करोड़ की मशीन तो सिर्फ एक ही आदमी रख सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। लेकिन इस वॉशिंग मशीन की बात आप लोग छापिएगा और दिखाइएगा जरूर, यह देश को जानने का हक है। और इस वॉशिंग पाउडर के विषय में भी आप जरूर लोगों को दिखाइएगा। आप सबको ये कॉपी दे रहे हैं, ये कॉपी आप संभाल के रखिएगा। ये इस लोकतंत्र में, ये आपके बच्चों को, आपके आने वाली नस्लों को जरूर दिखाइएगा कि एक दौर ऐसा आया था, एक वॉशिंग मशीन ऐसी आई थी, एक वॉशिंग पाउडर ऐसा आया था जो घोटालेबाजों को राष्ट्रभक्त बना देता था। जरूर बताइएगा। इससे अच्छी शिक्षा आप अपनी आने वाली नस्लों को नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला मामले में मुलविस एम श्रीनिवास रेड्डी को बीजेपी की दोस्त पार्टी तेलुगुदेशम से टिकट मिलने का मुद्दा उठाया। आप लीडर जैस्मिन शाह ने कहा कि जो मुबैना शराब घोटाले में मुलजिम थे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिसकी गवाही थी, अब मोदी जी उनके लिए वोट मांगेंगे। चलिए, ये सारी चीजें खुद अपने में चौंकाने वाली बात है, लेकिन अब जो पता चलता है कि कल मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी को टीडीपी की तरफ से, तेलुगु देशम पार्टी
जो भाजपा के एनडीए अलायंस का एक हिस्सा है, आंध्र प्रदेश में उनके अलायंस पार्टनर है, एनडीए का टिकट मिलता है शराब घोटाले के को अक्यूज, और जो गवर्नमेंट अप्रूवर बने हैं मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी को एक टिकट मिल जाता है। मतलब अब शराब घोटाले के अक्यूज और केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देने वाले एमएसआर मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे आंध्र प्रदेश में, और मोदी जी भी जाएंगे और कहेंगे कि मगुंटा रेड्डी सबसे शानदार व्यक्ति, इनको आप वोट दो। यह चल रहा है तमाशा देश के सामने। इतना ही नहीं, यह भी बाहर निकल के आ रहा है, जैसे मैं कह रहा हूं कि हर दिन तथ्य बाहर निकल के आ रहे हैं जो इस पूरे केस को धराशायी करते हैं। पूरे केस के माध्यम से जो कॉन्स्पिरेंसी, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, यह बेनकाब होते जा रहा है। क्या तथ्य बाहर निकल के आता है कि कुल एमएसआर जो हैं, पिताजी हैं मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी, उन्होंने कुल सितंबर 2022 और जुलाई 2023 के बीच में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। कुल ईडी को 3 स्टेटमेंट, इनमें से पहले 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई बात नहीं है, कहते हैं कि इनका कोई रोल नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। और तीसरा स्टेटमेंट, क्योंकि अब बेटा 5 महीने से जेल में सड़ रहा है, तीसरा स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेते हैं, उनके खिलाफ बयान देते हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि ईडी ने जो चार्जशीट कोर्ट में रखी है, इसमें ये 2 स्टेटमेंट का कोई जिक्र नहीं है। 2 स्टेटमेंट पूरी तरह से गायब कर दिए गए हैं। केवल आखिरी स्टेटमेंट, जब बेटा 5 महीने से जेल में सड़ रहा है, हिम्मत टूट जाती है बाप की और बेटे की, और उस परिस्थिति में जो स्टेटमेंट उनसे निकलवाया गया वही केवल कोर्ट में शामिल होता है। बड़ा अजीब है, ये बड़ी अजीब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। इतने खुले आम फ्रॉड आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, सबको पता है, सब लॉयर्स को पता है, पूरे मैटर में जो लोग डील कर रहे हैं सबको पता है कि 3 स्टेटमेंट दिए गए और केवल 1 स्टेटमेंट चार्जशीट का हिस्सा है। आप लीडर आतिशी ने इलेक्टोरल बॉन्ड, ईडी और बीजेपी कनेक्शन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दावे किए। साथ ही उन्होंने ईडी को चैलेंज किया कि वो बीजेपी और शराब कारोबारियों के साउथ लॉबी के रिश्ते की जांच करें और इसे कोर्ट के सामने रखें। और अब जिस तरह से शरद रेड्डी का और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते का खुलासा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्टेटमेंट बाहर आने के बाद, फरवरी 28 को राघव मगुंटा और मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी का भी भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है वो सामने आ गया। 28 फरवरी को दोनों पिता और पुत्र ने टीडीपी, जो भारतीय जनता पार्टी का एलाई है, जो एनडीए का घटक दल है, 28 फरवरी को एमएसआर और उनके सपुत्र राघव मगुंटा टीडीपी ज्वाइन कर लेते हैं। और कल 29 अप्रैल को पिता मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी के एलाय टीडीपी से लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट मिल जाता है। तो जिस साउथ लॉबी की बात हम पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे हैं, ईडी द्वारा प्लांटेड खबरों में सुन रहे हैं, ईडी की वकीलों की दलीलों में सुन रहे हैं, उस साउथ लॉबी का रिश्ता साफ साफ भारतीय जनता पार्टी से है। साउथ लॉबी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति शरद चंद्र रेड्डी भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए चंदा देता है, और साउथ लॉबी के एक महत्वपूर्ण शराब कारोबारी मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनका बेटा राघव मगुंटा बीजेपी के एलाय टीडीपी में शामिल होते हैं और एनडीए की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो साउथ लॉबी का, शराब कारोबारियों का सीधा सीधा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से है। तो मैं आज ईडी को यह चैलेंज करना चाहती हूं कि अगर आप वास्तविक तौर पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं,
तो इन सारे फैक्ट्स को रिकॉर्ड पे लेके आइए। भारतीय जनता पार्टी और साउथ लॉबी के इस रिश्ते को इन्वेस्टिगेट करिए। भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाइए और अपनी चार्जशीट में भारतीय जनता पार्टी और साउथ लॉबी, जो साउथ की शराब कारोबारियों की लॉबी है, उनसे भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते को कोर्ट के सामने रखिए। यह मेरा ईडी को चैलेंज है। जाने माने क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने चाइना की जानिब से हिंदुस्तानी सरजमीन पर कब्जा किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब हम ये हकीकत बताते हैं तो हमें ही देशद्रोही बताया जाता है। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो अब होगा लद्दाख के लोग जाकर वास्तविक भूमि पर उद्योगों को कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगों के लिए चरवाहों के चरागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ उससे भी 20 गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है, ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। जरूरत है इसकी, उनके जान पे बनाई है, उनके रोजी पे बनाई है। कल 31 मार्च को कांग्रेस की जानिब से एक रैली निकाली जा रही है, जिसे जमहूरियत बचाओ रैली का नाम दिया गया है। इस रैली में इंडिया जन बंधन के लीडर्स शामिल होंगे। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। कल इसीलिए नाम रखा गया है लोकतंत्र बचाओ रैली। मुद्दा है लोकतंत्र को बचाना, मुद्दा है संविधान को बचाना। व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। दूसरी बात मैं कहूं, ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है। कुछ 28 पार्टियां इसमें शामिल हैं। सारे इंडिया गठबंधन, इंडिया जनबंधन, मैं बार बार कह रहा हूं ये गठबंधन नहीं है, ये जनबंधन है। इंडिया जनबंधन के सारे पार्टियां इसमें शामिल है। तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है। हालांकि हमारा सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं हो पाया पश्चिम बंगाल में, फिर भी कल तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। तो ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है, ये इंडिया जनबंधन की रैली है। इंडिया जनबंधन की दूसरी रैली है, पहली रैली नहीं है ये। आपको याद होगा मुंबई की शिवाजी पार्क में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति के बाद 17 मार्च को इंडिया जनबंधन की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी शिवाजी पार्क में, और सभी नेता, मुख्यमंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, सभी लोग वहां मौजूद थे। और वहां शंखनाद वहां से शुरू हुआ।
और आज कल दूसरा शंखनाद होगा रामलीला मैदान से। मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़ा मुद्दा, पहला मुद्दा यह है महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई। पिछले 45 सालों में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर और खास तौर से युवा बेरोजगारी का दर, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं आप देख रहे हैं। अमीर सुपर अमीर बन रहे हैं और गरीब और मध्य वर्ग वही के वही हैं। विकास का फायदा कुछ ही लोगों को मिल रहा है, पर विकास की कीमत करोड़ों लोगों को चुकानी पड़ रही है। तो बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण, ये पहला मुद्दा है जिस पर कल हमारे नेता बोलेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, एमएसएमई का विनाश। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मस्जिद अक्सा को आबाद रखे फ़लस्तीनी कौम। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे जुमा के इज्तिमा से मस्जिद अक्सा के खतीब अल शेख अकरम सबरी का खिताब। गल्ब उर्दन, जिनैन समेत दिगर फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली फोर्स के साथ फ़लस्तीनी जंगजुओं की घमासान की जंग जारी। इसराइल ने कर लिया एतराफ़, हमास को नहीं किया जा सकता ख़त्म, मज़ाकरात के दिए इशारे। इसराइल और अमेरिका के दरमियान कड़वाहट की खबरें आखिरकार साबित हुई झूठी। इसराइल को अरबों डॉलर के बम और जंगी जहाज भेजने की बाइडन गवर्नमेंट ने दी थी मंजूरी। मरहूम मुख्तार अंसारी हजारों सोगवारों की मौजूदगी में हुए सुपुर्द खाक। आबाई कब्रिस्तान में हुई तदफीन। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट में हार्ट अटैक की मीडिया की जानिब से कही जा रही है बात। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने मीडिया के सामने लाई बीजेपी की वॉशिंग मशीन। बताया कि इस तरह रेप, मर्डर, करप्शन से दागदार लीडर बीजेपी में जाकर हो जाता है बेदाग। और आम आदमी पार्टी लीडर ने शराब घोटाले के मुलजिम श्रीनिवास रेड्डी की टीडीपी में शमूलियत पर उठाए सवाल। कहा, अब जिसकी गवाही से केजरीवाल को जेल में डाला उसके लिए वोट मांगेंगे मोदी। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।